हेलो एवरीवन। हम अपने नए वीडियो पर आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और उसकी सिटीज़ के बारे में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रॉन्ज एज मेसोपोटामिया की अगर खासियत की बात करी जाए तो अगर हम ब्रॉन्ज एज मेसोपोटामिया को समराइज़ करें तो सबसे पहले उसका अर्बन डेवलपमेंट, जो शहरी विकास है, वो याद आता है। यहाँ बहुत जल्दी सिटीज़ डेवलप हो गई थी। लोगों को सिटी लाइफ सुपीरियर, बेहतर लगती थी। इजिप्ट के अनलाइक यहाँ एक ही बड़ा राज्य नहीं था, बल्कि कई सिटी स्टेट्स थे जो पावर के लिए लड़ते थे, ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल चाहते थे, ज़मीन के लिए कॉम्पीट करते थे। यहाँ पॉपुलेशन छोटे गांव में नहीं बल्कि बड़े शहरों में कंसंट्रेटेड थी। राइटिंग सिस्टम और रिकॉर्ड की बात करें तो मेसोपोटामिया की एक और इम्पॉर्टेंट खासियत थी, जो है क्यूनिफॉर्म राइटिंग। जिससे होता क्या है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग एक्चुअल में होता क्या है, मिट्टी की टैबलेट्स होती हैं और उस पर लिखा जाता है। छोटे छोटे मिट्टी के टैबलेट्स होते हैं, उस पर लिखा जाता है। हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में भी कह सकते हैं। स्टेट सिस्टम हर पब्लिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता था, रिटन रिकॉर्ड रखता था। सिलेंडर सील्स यूज़ होते थे। इन्हें गीली मिट्टी पर रोल करके ऑफिशियल स्टैंप लगाया जाता था, जैसे सरकारी मोहर होती है ना, उसी तरीके से। यह लिटरेसी का एक्सटेंशन था, पढ़ने लिखने का प्रचार। यहाँ के लोग दुनिया के लिए खुले हुए थे, ओपननेस टू वर्ल्ड थी। और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इनका मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में, जिसे हम खगोल शास्त्र भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की अगर जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो मेसोपोटामिया दो नदी के बीच से निकलता हुआ एक क्षेत्र है, जहाँ पर दो रिवर हैं, वो हैं यूफ्रेटिस और टिग्रिस। अब यूफ्रेट्स को सिविलाइजेशन की लाइफलाइन कहा गया है। टिग्रिस में अचानक फ्लड आते थे, इसलिए अर्ली सेटलमेंट ज़्यादा यूफ्रेट्स के पास हुए हैं। जैसे इजिप्ट में नाइल के फ्लड प्लेन को यूज़ किया गया, वैसे ही यहाँ रिवर फ्लड प्लेन पर खेती होती थी। यहाँ एक प्रॉस्पिरियस पीजेंट्री, जो कि एक समृद्ध किसान वर्ग था। सुमेर और सुमेरियंस, अब ये क्या थे, साउथर्न प्लेन्स को सुमेर कहा जाता था। यहीं सुमेरियन का देश था। यह लोग सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे। यह लैंड के फर्स्ट सिटी डवेलर्स थे। अब सुमेर का जो क्लाइमेट था वो सेमी एरिड डेजर्ट था, मतलब आधा सूखा रेगिस्तान टाइप इस तरीके से था। कम पेड़ पौधे होना और नदियों के नीचे वाले हिस्सों में ज़मीन मार्शी, मतलब दलदली रहती थी। गांव एक दूसरे से बोट के थ्रू कनेक्टेड थे। फिशिंग इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट था। रीड के जंगल में बर्ड्स और वाइल्ड पिग्स का शिकार होता था। एग्रीकल्चर फुल डेवलप होने से पहले यहाँ हंटर्स और फिशर फोक रहते थे। रेनफॉल और एग्रीकल्चर की बात करें तो सुमेर में रेनफॉल एवरेज 200 mm से कम होती थी। इतनी बारिश वीट और बार्ले के लिए इनफ नहीं होती थी, इसलिए इरिगेशन ज़रूरी था। अब अगर स्टेपल क्रॉप्स की बात करा जाए तो यहाँ पर वीट, बार्ले, लेंटिल, पीज, बीन्स पाए गए हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स टिक करी हैं, तो आप देख लेना इसको। और बाकी आप रीड करेंगे तो आपको ये, वैसे तो देखा जाए तो ये पूरी बुक ही बहुत अच्छी है, तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप रीड करेंगे, मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप रीड करेंगे तो आपको आसानी होगी। बाकी फिर भी मैंने कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क करा हुआ है। तो एग्रीकल्चर और यूफ्रेट्स रिवर की बात करें तो टेक्स्ट बताते हैं कि मेसोपोटामिया की खेती यूफ्रेट्स रिवर के रिदम, जो फ्लो पैटर्न पर डिपेंड करती है। यूफ्रेट्स नवंबर में तुर्की के पहाड़ों में बारिश से भरना शुरू होती थी। अप्रैल तक रिवर अपना पीक लेवल पर होती थी। सुमेर में एंटर करते वक्त रिवर कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती थी। ब्रॉन्ज एज में 5 ब्रांचेस थी। इससे पानी का प्रेशर कम हो जाता था। इरिगेशन का सिस्टम अगर देखा जाए तो नवंबर से अप्रैल तक पानी को कैनाल्स, नहरों और डिचेस के थ्रू फील्ड तक डाइवर्ट किया जाता था। जो डेट पाम के पत्तों को बड़े रोल से पानी का फ्लो कंट्रोल किया जाता था। जब रोल हटा दिए जाते, पानी फील्ड्स में छोड़ दिया जाता था। इस इरिगेशन और सीडर प्लग
के यूज़ से पर हेक्टेयर हाई आउटपुट मिलता था। बीज के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। नमक की प्रॉब्लम की बात करें तो सैलिनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, नाइल के अनलाइक यूफ्रेट्स अपने साथ सॉल्ट नमक लेकर आती थी। इराक की गर्मी में कैपिलरी एक्शन के कारण नमक मिट्टी के ऊपर वाली लेयर तक आ जाता था। यह अगले सीजन की क्रॉप के लिए हार्मफुल होता था। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि फील्ड्स को अल्टरनेट ईयर्स में फैलो खाली छोड़ दिया जाता था। जंगली बुशेस उगती थीं। इन बुशेस को गोट और शीप खा लेते थे। एनिमल्स की मैन्योर से सॉइल फर्टाइल होती थी। इस तरह एग्रीकल्चर और एनिमल हर्डिंग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसका सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी था। अगर पेस्टोरलिज्म पशुपालन की बात करी जाए, पेस्टोरलिज्म एग्रीकल्चर का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम था। सेम कम्युनिटी के लोग कभी फार्मर्स कभी पेस्टोरलिस्ट होते थे। विंटर और स्प्रिंग में एनिमल्स को स्टेपी डेजर्ट में चराया जाता था। कुछ फैमिलीज स्पेशल पेस्टोरलिस्ट थी। एनिमल वेल्थ की बात करें तो वूल में फैब्रिक था और एक्सपोर्ट होता था। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। रिवर फिश भी फूड का पार्ट थे। ये सब हार्वेस्ट फेलियर के अगेंस्ट बफर का काम करता था। मिनरल्स और ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया में मिनरल वेल्थ कम थी। वुड जैग्रोस और लेबनन से आता था। मेटल्स जैग्रोस एनाटोलिया और ईरानियन प्लेटियो से इंपोर्ट होते थे। इसलिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इरिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो इरिगेशन सिस्टम से प्रॉब्लम भी होती थी। अप स्ट्रीम वाले लोग ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते थे। चैनल साफ ना करने से डाउन स्ट्रीम फील्ड्स को नुकसान होता था। कभी डिस्ट्रक्टिव वाटर रिलीज कर देते थे। इस वजह से कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन होती थी। किनशिप रिलेशंस तक टूट जाते थे और कैनल्स जल्दी सिल्ट हो जाती थी। यूफ्रेट्स अपना कोर्स चेंज कर लेती थी। सेटल्ड ट्राइब्स इरिगेबल लैंड के बिना रह जाते थे। वॉर सिर्फ लैंड शॉर्टेज की वजह से नहीं बल्कि अनस्टेबल इकोसिस्टम की वजह से भी होता था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये इंग्लिश का जो पार्ट है वो रीड नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि इससे हमारा टाइम बचे। क्या होता है कि मैं रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अब से मैं जो मेन पॉइंट्स रहेंगे बस वही समझाया करूँगा। जहाँ मुझे लगता है रीड करने का तो मैं वहाँ रीड भी कर दिया करूँगा। बट मुझे ऐसा लगा कि रीड करने से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको मुख्य बात समझा दूँ और रीड आप करते जाएंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वैसे भी करूँ, पूरा रीड करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई और चेंजेस चाहते हैं या फिर और कोई आप हिस्ट्री से रिलेटेड कोई कोर्स या कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर मुझसे होगा तो मैं कोशिश करूँगा एक अलग से प्लेलिस्ट बना के उस कोर्स को डालूँगा। तो हम थे 6 पॉइंट पर अपने, जो कि ओबेड पीरियड, जो कि 500 BC तक बीच में देखा जाता है। तो लोअर टिग्रिस और यूफ्रेट्स प्लेन लगभग 5000 BC के बाद ऑक्यूपाइड हुए। शुरू में स्मॉल फिशिंग सेटलमेंट्स थे। बाद में एग्रीकल्चर लाइफ इस्टेब्लिश्ड हुई। मटेरियल कल्चर लिमिटेड थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओबेद पीरियड में ही मेसोपोटामिया का गल्फ से कनेक्शन दिखता है। टेम्पल इंस्टीट्यूशन पहले से एग्जिस्ट करती थी। टेम्पल बाद में अर्बन लाइफ का मेन सेंटर बन गया। हम इस पेज को डिस्कस करते हैं। इसमें आपका टेम्पल और अर्ली वर्शिप की बात करें तो इस स्टेज पर टेम्पल एक सिंपल श्राइन था जहाँ किसी डाइटी मतलब देवता की मूर्ति या सिंबल रखा होता था। टेम्पल फ्लोर पर वर्शिप ऑफरिंग्स के रेसिड्यूज मिले हैं जैसे कि फिश बोन्स, पोट्री एक्सेट्रा। इससे पता चलता है कि लोग रिलीजियस ऑफरिंग्स देते थे और टेम्पल कम्युनिटी लाइफ का सेंटर था। उरुक पीरियड की बात करें तो इसके बाद आता है अपना उरुक पीरियड, जिसमें पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ज़्यादा विलेजेस एग्जिस्ट करने लगे। प्लग जो कि हल होता है और व्हील जो कि पहिया होता है का एविडेंस मिलता है यहाँ पर। पीरियड के एंड तक रिटन रिकॉर्ड्स मिलने लगते हैं। अगर लेट यूरोक उरुक फेज की मैं बात करें तो सिलेंडर सील का इन्वेंशन हुआ। लार्ज मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स बने। टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुए। ये सब डेवलपमेंट साउथ से लिंक्ड थे और यूफ्रेट्स के थ्रू ईस्ट की तरफ आज का ईरान तक फैला, मतलब फैल गए, उस टाइम पे फैल गए।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइटिंग, पोइट्री और टेम्पल आर्किटेक्चर का जो फॉर्म मेसोपोटामिया में मिला वो ईरान में एग्जैक्टली कॉपी नहीं हुआ। इसका मतलब ये डेवलपमेंट सिर्फ सिंपल ट्रेड का रिजल्ट नहीं था। जैसे इजिप्ट में हुआ वैसे ही लेट उरूक फेज में हुआ है। ठीक है, डेट वगैरह दी है। पहली बार रूलर्स और ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ का क्लियर एविडेंस मिलता है यहाँ पर अपन को। अब जैमजेट नस्र पीरियड की बात करें, है ना, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें है कि एक शॉर्ट पीरियड था। राइटिंग सिस्टम और सील कार्विंग और डेवलप हुआ यहाँ पर। सिटी स्टेट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हुआ यहाँ पर। अर्ली डायनेस्टिक पीरियड स्टार्ट हुआ। इस टाइम में कई टेम्पल्स और फोर्टिफाइड पैलेसेस बने। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता गया, लेकिन डेवलपमेंट स्मूथ नहीं था। लेट उरूक से अर्ली डायनेस्टिक तक कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल्स अबेंडन हो गए। सिटी स्टेट्स का राइज देखा जाए यहाँ पर, तो उरूक का साइज और प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे कम हुआ। उरूक को दूसरे सिटी स्टेट्स ने सप्रेस्ड कर दिया। हर सिटी स्टेट का अपना रूलर और अपना टेम्पल सिस्टम था। पॉलिटिकल कंपटीशन भी बढ़ गया। इसे मेसोपोटामिया में मल्टीपल पावरफुल सिटी स्टेट्स का सिस्टम डेवलप हुआ। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं द हड़प्पन वर्ल्ड के बारे में। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, अगर कोई बीए का स्टूडेंट है तो उसने पहले ही पढ़ा होगा ये सब। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन की बात करें, हड़प्पन वर्ल्ड की, तो हड़प्पन एग्रीकल्चर की खेती की बात करें तो हड़प्पन लोगों की जो रोज़ी रोटी का बेस एग्रीकल्चर था, जो काफ़ी हद तक वेस्ट एशिया और इजिप्ट जैसा ही था। वो ग्रोन क्रॉप्स उनके ये थे कि बार्ले, जिसे जौ कहते हैं, वीट, पीस, ग्राम, सीसेम, मस्टर्ड, कॉटन, और जानवर जैसे शीप, गोट, कैटल, ये सब पाए जाते हैं। कैटल में वेस्ट एशियन स्पीशीज भी, और इंडियन हम्ड कैटल। हम्ड होता है मतलब जिसके ऊपर से कुबड़ा निकला होता है, वो अपना खाना वगैरह स्टोर करते हैं, कहते हैं। बट ये अलग है, या हम्ड था, जैसे कि बैल वगैरह भी हम देख सकते हैं, कुछ हम्ड रहते हैं। कच्छ में मिलेट्स मिले हैं। लोथल में राइस हस्क के इम्प्रेशंस मिले हैं। चावल का एविडेंस भी मिला है। क्लाइमेट और रेनफॉल सिस्टम की बात करें तो हड़प्पन एरिया एक ट्रांजिशन जोन था। वेस्ट एशिया की विंटर रेनफॉल सिस्टम, साउथ एशिया का मानसून रेनफॉल सिस्टम। रेनफॉल अगर बात करें तो पंजाब में 120 mm विंटर रेन, मतलब 120, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर दूं तो ये पंजाब में 120। अगर फैक्चुअल पॉइंट्स आपको लिखना है अपने आंसर राइटिंग में तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉलेज के लिए ठीक है। पंजाब में 120 mm विंटर रेन और सिंध में 30 mm विंटर रेन। मानसून में ज़्यादा रेन होती थी। इम्पॉर्टेंट बात, वीट और बार्ले विंटर क्रॉप्स हैं, इसलिए थोड़ी सी विंटर रेन भी इम्पॉर्टेंट थी। ग्राउंड वाटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, रेन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ग्राउंड वाटर, सब सॉइल वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे मोहनजोदारो में लगभग 700 वेल्स थी, कुछ कहलाती हैं 700 वेल्स। हाकरा रिवर के ड्राई एरिया में वाटर टेबल हाई थी। सिंध और पंजाब में वेल्स इरिगेशन के लिए यूज़ होते थे। अलादीनो मतलब कराची के पास में स्टोन लाइंड आर्टिजियन वेल यूज़ होता था। लोथल और सौराष्ट्र में नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्स यूज़ होते थे। गुजरात में विंटर रेनफॉल नहीं होती थी। अब धोलावीरा और कच्छ की बात करें, वहाँ पेरिनियल रिवर्स नहीं थी। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जो साल भर बहती हैं, तो वहाँ पर नहीं थी वो। सीजनल वाटर को स्टोर करने के लिए बंड्स और रिजर्वॉयर्स बनाए गए, मतलब हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे। इंडस रिवर की नेचर की बात करें तो इंडस रिवर यूफ्रेट्स से 8 गुना ज़्यादा डिस्चार्ज और नाइल से डबल से ज़्यादा वॉल्यूम और स्लोप की वजह से रिवर की स्पीड बहुत फास्ट थी। यह डिस्ट्रक्टिव रिवर थी। शीट फ्लड्स नहीं लाती थी जैसे नाइल। कभी कभी इंडस ने गांव तक बहा दिए। फ्लड पैटर्न और इरिगेशन प्रॉब्लम की बात करें तो इंडस का फ्लड पैटर्न यूनिक था। अगस्त में पीक हिमालय की बारिश की वजह से, अप्रैल फरवरी में वाटर लेवल लो, जब वीट बार्ले का सीज़न होता है। इसलिए कैनल इरिगेशन विंटर क्रॉप्स के लिए इजी नहीं थी।
सिर्फ वही जगह विंटर क्रॉप ग्रो हो सकती थी जहाँ फ्लड वाटर कुछ टाइम तक खड़ा रहे, मिट्टी में सोख हो जाए, मतलब सूख जाए। जहाँ फूड नहीं होता था वहाँ फार्मर्स को वाटर लिफ्ट करने पड़ते थे, पूल्स, स्प्रिंग्स, लेक्स। इससे लेबर ज़्यादा लगता था कंपेयर टू नाइल और यूफ्रेट्स वैली में। एनिमल पावर और लेबर की बात करें तो लिफ्ट इरिगेशन के लिए एनिमल पावर यूज़ होता था, इसलिए कैटल पॉपुलेशन हाई थी। वर्किंग कैटल को विलेजेस के पास ही रखना पड़ता था। शीप और गोट हर्डर्स दूर तक जा सकते थे, इसलिए हड़प्पन एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव था। अब हम हड़प्पन ट्रेड रिसोर्स की बात करें तो हड़प्पन एरिया नेचुरल रिसोर्स से बहुत दूर नहीं था। जैसे इजिप्ट और सुमेर को वुड, स्टोन और मेटल इंपोर्ट करना पड़ता था, वैसे ही हड़प्पन भी ट्रेड करते थे। नॉर्थन पंजाब से टिम्बर, देवदार वुड मिलता था। राजस्थान से कॉपर मिलता था। गुजरात सौराष्ट्र से शेल्स मिलती थी। इंडस वैली के अंदर ही चर्ट स्टोन मिलता था जो टूल्स बनाने के काम आता था। मतलब हड़प्पन्स का जो रिसोर्स नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इजिप्ट के ओल्ड किंगडम और मेसोपोटामिया का अर्ली डायनेस्टिक पीरियड के टाइम की कंटेम्प्रेरी थी। कंटेम्प्रेरी वो होता है कि सेम टाइम पे साउथ में, जैसे साउथ में कोई किंगडम चल रहा है और उसी टाइम पर नॉर्थ में कोई किंगडम चलता है, तो वो होता है कंटेम्प्रेरी। एक ही टाइम पर दो चीज़ें चल रही हों उसे कहते हैं। इस पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। फॉर्मेटिव पीरियड की बात करें तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स स्प्रेड हुए, इंडस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, कॉटन की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई, बोन ऑल्स मिले, शायद कपड़े सिलने के लिए, है ना। लेदर का यूज़ भी होता था। न्यू डेवलपमेंट्स जैसे ब्रिक मेकिंग, वेल्स का यूज़, कॉपर टूल्स, प्लग और स्टोन ऑर्नामेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स स्पेशली अफगानिस्तान रीजन से। फ्रंटियर विलेजेस और इंटरेक्शन की बात करें तो आर्कियोलॉजी से पता चलता है कि कुछ फ्रंटियर विलेजेस मेहरगढ़, रहमान, तहरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। शायद यह ट्राइबल चीफ्स के सेंटर्स थे। यहाँ एग्रीकल्चर और पेस्टोरल नोमेड्स के बीच रिलेशंस डेवलप हुए। बालूचिस्तान के माउंटेन से शीप नीचे प्लेन्स में विंटर ग्रेजिंग के लिए आते थे। इससे एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म का कनेक्शन दिखता है। चेंजेस बात करें हम साउथ एशिया की तो जैसे इजिप्ट और सुमेर में ग्रेजुअल चेंज हुए, वैसे ही साउथ एशिया में भी हुए। कुछ ओल्ड सिटीज़ अबेंडन हो गए, नए विलेजेस और टाउन्स डेवलप हुए, लेकिन ये विलेजेस मोहनजोदारो और हड़प्पन जैसे बड़े सिटीज़ जितने अर्बन नहीं थे। एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपांशन की बात करें तो बालूचिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया। अब ट्रेड आइटम की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड होता था आइवरी कार्विंग, शेल वर्किंग और कैरनिलियन बीड्स, लॉन्ग थिन बीड्स, सिल्वर कंटेनर्स, स्टैम्प सील्स, एनिमल सिंबल्स के साथ। गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। राइटिंग और ब्रिक आर्किटेक्चर भी मैच्योर हड़प्पन पीरियड में फुली डेवलप हुआ है। अर्बन लाइफ का डेवलपमेंट की बात करें तो प्लान्ड सिटीज़ बने, बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ, ड्रेनेज सिस्टम एडवांस था, राइटिंग सिस्टम यूज़ होता था सील्स पर। यह सब अर्बन लाइफ का क्लियर साइन है। तो यहाँ पर यह हमारा सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम अगले पार्ट में द शेंग सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।